नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की राजनीति में कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला और इसके संकेत अब मिलने लगे। नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता इंडिया गठबंधन के एक नेता से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात सामान्य नहीं है, इस मुलाकात को सामान्य मत समझिए। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ तो होने वाला है। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के कांटेक्ट में, नीतीश कुमार तेजस्वी के कांटेक्ट में हैं। ऐसी खबरें आ रही कि नीतीश कुमार यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए उन बदलावों से नीतीश कुमार खपा है और इसी कारण से, और नीतीश कुमार को ये डर लग रहा है जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में ललन सिंह संसद में बीजेपी के भाषा में बात कर रहे थे, उससे भी नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि उनका पार्टी कहीं ना टूट जाए। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का पार्टी टूटने वाला है। ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश कुमार का हो सकता है 11 सांसद किसी भी वक्त नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि बिहार के कई नीतीश कुमार के करीबी आईएएस ऑफिसर जो कि नीतीश कुमार के करीबी आईएएस ऑफिसर हैं, उन पर ईडी का कहीं ना कहीं ईडी उन पर नज़र रख रहा है। और 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिएगा तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मोदी 15 अगस्त के लाल किले के भाषण से स्पष्ट तौर पर एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश नीतीश कुमार तक भी पहुंच गया होगा, पटना में भी पहुंच गया होगा। वैसे नीतीश कुमार ने ये कहा कि अब वो 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे बल्कि 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। यूँ कहे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के उसी पिच पर खेलना चाहते हैं जो तेजस्वी यादव ने वादे किए। उस वादे से नीतीश कुमार एक कदम आगे बढ़ गए कि अब वो कह रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इन सब के बीच बिहार के सियासत पर हम बात करेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना वो दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। नीतीश कुमार इस समय नीतीश कुमार के साथ हो क्या रहा है? नीतीश कुमार इस समय पीके से भी नाराज चल रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर जो है वो शराबबंदी कानून को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाना ये खबर है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही आदमी हैं। प्रशांत किशोर को इसलिए लाया कि नीतीश कुमार को वो नुकसान पहुंचाए, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में चिराग पासवान ने पहुंचाया था। उस समय इंटॉक तो नहीं था, लेकिन दूसरा यूट्यूब चैनल था, उस यूट्यूब चैनल पर मैंने कहा था चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार के लिए एक चक्रव्यूह बिछाया गया। सबसे पहले मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, चक्रव्यूह शब्द का। उसका जब गठबंधन टूटने की स्थिति में आए तो ललन सिंह ने बता दिया कि नीतीश कुमार को हराने के लिए चिराग मॉडल लाया गया था और वो खुलासा मैंने 2020 में कर दिया था। और 2024 की परिस्थिति को देखें तो ललन सिंह जो कल तक तेजस्वी के करीबी माने जाते थे, वो ललन सिंह आज बीजेपी के करीबी हो चुके हैं। वो ललन सिंह आजकल नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी बन चुके हैं। और ऐसी खबरें हैं कि अब कुछ भी हो जाए, गठबंधन टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। गठबंधन भले ही टूट जाएगा लेकिन ललन सिंह तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और ललन सिंह अकेले नहीं रहेंगे बल्कि ललन सिंह के साथ जेडीयू के 10 सांसद आ सकते हैं। टोटल 11 सांसद ऐसे हैं जो कि ललन सिंह के खेमे में हैं। और ऐसी खबर है कि ललन सिंह के साथ जेडीयू के 28 से 30 विधायक हैं। मतलब उस परिस्थिति को और देखिए कि नीतीश कुमार अगर पलटने के बारे में सोचते भी है तो उस परिस्थिति में ललन सिंह जेडीयू को तोड़ देंगे। यूँ कहिए कि ललन सिंह जेडीयू के लिए एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं। वही एक जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे के पार्टी को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया और बाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथों से निकल गया, एकनाथ शिंदे के पास चला गया, तो आज की तारीख में बिहार में कोई एकनाथ शिंदे है तो वो ललन सिंह है। ललन सिंह आजकल नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी बन चुके हैं। नीतीश कुमार इस समय एक चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। एक चक्रव्यूह दिल्ली से रचा गया, दूसरा चक्रव्यूह अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में भी रहते हैं नीतीश कुमार, तो पीके के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को ख़त्म करने का पूरा प्लान तैयार कर दिया। बीजेपी को उस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के बार बार दल बदलने से जनता में उनके प्रति नाराज़गी है, इसलिए बीजेपी ने एक प्लानिंग किया कि जो नाराज़गी का वोट है वो तेजस्वी को ना जाके वो पीके के पास चला जाए, प्रशांत किशोर के पास चला जाए और प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी बिहार में शासन करे, क्योंकि बीजेपी को तो सत्ता से मतलब है। नीतीश कुमार ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जोर कहा कि 12 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही कि 12 लाख अब सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नहीं देंगे।
लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि उनसे जनता में नाराज़गी है बार बार दल बदलने से। लेकिन इन सब के बीच में एक और तस्वीर देखने को मिली। ये एक तस्वीर है जेडीयू के एक बड़े नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी आज मुकेश सहनी के साथ मुलाकात करते हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी से वो मिलते हैं। बताया जाता है कि मुकेश सहनी को ये ऑफर दिया गया कि आपको हम एमएलसी बना देंगे। साथ में मुकेश सहनी को मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी को मंत्री पद का ऑफर दिया गया। मुकेश सहनी को मंत्री पद का ऑफर दे दिया गया। अब मुकेश सहनी को क्या मंत्री बनना है? अगर मंत्री बनना चाहेंगे तो क्या वो एनडीए में आएंगे या नीतीश कुमार ही इंडिया में जाने वाले हैं? इंडिया गठबंधन के एक नेता से मुलाकात होता है अशोक चौधरी का। वो नेता कौन है? मुकेश सहनी है, जो कि नीतीश कुमार जैसे ही है। कब किसके साथ जाएंगे ये कोई भरोसा नहीं। मुकेश सहनी को थोड़ा इतिहास बता देते हैं कि 2019 में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ा। 2020 आया तो वो बीजेपी में चले गए, एनडीए के पास चले गए, और 2024 में वो तेजस्वी के साथ चुनाव लड़े। फिर 2025 में ऐसी संभावना है कि वो एनडीए में चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता अशोक चौधरी मुकेश सहनी से बात करें। लेकिन यहाँ पर खेल कुछ और हो रहा है। मुकेश सहनी भले ही नीतीश के साथ चले जाए, भले ही मुकेश सहनी मंत्री बनना स्वीकार कर ले, लेकिन यहाँ पर खेल कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिस खेल के बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं किए हैं। खेल ये होने जा रहा है कि मुकेश सहनी को नीतीश अपने साथ लाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार को मछुआरों की वोट बैंक, क्योंकि मुकेश सहनी के पास एक वोट बैंक है, मुकेश सहनी के वोट बैंक, जाति का वोट बैंक, उस वोट बैंक को नीतीश अपने साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़कर इंडिया में जाएंगे तो मुकेश सहनी को साथ में रखना चाहते हैं, जिससे बीजेपी को कोई बेनिफिट ना मिल जाए, बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं मिल जाए। इस समय बिहार में एमएलसी के 2 सीट खाली हैं, तो जेडीयू की तरफ से मुकेश सहनी को ऑफर गया कि आपको हम विधान परिषद में भेज देंगे। साथ में जेडीयू की तरफ से कहा गया कि आपको हम मंत्री पद भी देंगे। मतलब मुकेश सहनी को एक ऑफर नीतीश कुमार ने दे दिया, और ऑफर बड़ा है कि आपको हम मंत्री भी बना देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं और बीजेपी भी समझ चुकी है कि मुकेश सहनी का इफेक्ट है, मुकेश सहनी का असर है। इस समय अगर इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीते तो कई सीटों पर मुकेश सहनी का जो वोट बैंक था वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में ट्रांसफर हो गया। जो जातीय समीकरण में मुकेश सहनी फिट बैठते हैं, उस जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को एक बड़ा नेता बना दिया, क्योंकि बीजेपी को भी मुकेश सहनी का जरूरत है और मुकेश सहनी की जरूरत तेजस्वी यादव को भी है। मुकेश सहनी भले ही ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे एनडीए में, वो तेजस्वी के साथ रहेंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। मुकेश सहनी ये जोर कह रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी का कोई भरोसा नहीं। उदाहरण के तौर पे आप 2019 को देख लीजिए। 2019 में जब मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ आए थे तब वो वोट बैंक को उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए थे, लेकिन 2024 में वो करवाए। लेकिन 2019 में वो तेजस्वी के साथ रहे तो 2020 में वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। बीजेपी ने मुकेश सहनी को 11 सीट दिया, जिसमें 4 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी जीत कराई और बाकी 7 सीटों पर हार हुई। लेकिन बाद में ये हुआ कि बाद में मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया और बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़कर वो चारों विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करवा लिया। उसके बाद मुकेश सहनी नाराज़ भी दिखे और मुकेश सहनी उसके बाद तेजस्वी के पाले में चले गए, तेजस्वी के साथ चुनाव लड़े। और तेजस्वी के साथ जब चुनाव लड़े तो मुकेश सहनी को 3 सीट दिया गया। उन तीनों सीटों पर मुकेश सहनी का प्रत्याशी तो नहीं जीता, तो पर भले ही मुकेश सहनी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता, लेकिन दूसरी पहलू ये देखिए कि मुकेश सहनी के इंडिया में आ जाने के बाद जो इंडिया में मुकेश सहनी का जाति का वोट बैंक है, जो आप कह सकते हैं मछुआरा समाज का वोट है, वो सीधे तौर पर ट्रांसफ़र हो गया। यानी बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी एक मजबूत राजनीतिक पहचान बना रहे हैं और मुकेश सहनी की जो वोट बैंक है, जो पकड़ है, उस पकड़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ना तेजस्वी कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई दल कर सकता है, और ना ही एनडीए कर सकता है, ना बीजेपी कर सकता है, और ना ही जेडीयू कर सकता है। मुकेश सहनी कहीं ना कहीं इस समय दोनों ही खेमों के लिए जरूरी बन चुके हैं। मुकेश सहनी दोनों ही खेमों के लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया आईडी पर, फेसबुक पर आप कह सकते हैं, ट्विटर पर कह सकते हैं, वो तिरंगा को भी लगाते। तिरंगा लगाने की बात नरेंद्र मोदी ने कहे थे। हर घर तिरंगा योजना आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का है। जेडीयू का किसी नेता ने तिरंगा तो नहीं लगाया था, लेकिन मुकेश सहनी ने तिरंगा लगाया था।
शायद मुकेश सहनी भी कुछ मैसेज तो दे रहे थे। भले ही मुकेश सहनी ये कह रहे हों कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन सियासत है, यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं, कब कहाँ कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। और मुकेश सहनी उस सियासी पिक्चर को बेहतर ढंग से, मुकेश सहनी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी 2019 में तेजस्वी के साथ थे तो 20 में वो एनडीए के साथ चले गए, 2024 में तेजस्वी के साथ है तो क्या पता 2025 में वो फिर से एनडीए में चले जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन नीतीश कुमार का एक करीबी नेता मुलाकात करता है और ये कहा जाता है कि मुलाकात तो सामान्य था, इस मुलाकात का कोई राजनीतिक नहीं था बल्कि एक निजी मुलाकात था। मुकेश सहनी के पिता की हत्या नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ था, नीतीश कुमार की वर्तमान सत्ता में हुआ था। और नीतीश कुमार के वर्तमान सत्ता में जब मुकेश सहनी के पिता का हत्या हुआ था, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक बड़ा नाकाम था। नीतीश कुमार के जो कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल निशान खड़ा हो रहा है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान में बिहार में लगातार अपराध बढ़े, उन मुद्दों पर तेजस्वी घेर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को ये भी पता है कि नीतीश कुमार कब आ जाए ये कोई नहीं जानता है। आज भले ही तेजस्वी घेर रहे हैं, लेकिन कल को हो सकता है कि तेजस्वी और नीतीश साथ बैठ जाए, क्योंकि जो खबरें अंदर खाने आ रहे हैं, खुद शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। शरद पवार की बात ना तो चंद्रबाबू नायडू नज़रअंदाज कर सकते हैं और न नीतीश कुमार। और शरद पवार आज के राजनीति के असली चाणक्य, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में बैठे शरद पवार अगर कोई बड़ा खेल खेल लेंगे तो ये इस बात से इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि शरद पवार इस समय देश में सरकार गिराने के पक्ष में इसलिए भी नहीं है क्योंकि शरद पवार का पूरा फोकस महाराष्ट्र को जीतने में लगा है। शरद पवार चाहते हैं कि पहले नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में हराएं, उसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भगाएंगे। मतलब नवंबर के बाद ऐसी परिस्थिति हो सकती है, नीतीश कुमार शायद पहले पलट जाए, लेकिन नवंबर के बाद ये परिस्थिति हो सकती है कि देश में नवंबर के बाद ये परिस्थिति हो सकती है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, हरियाणा विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ जाएगा, झारखंड विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उस परिस्थिति में बीजेपी अगर महाराष्ट्र हारता है तो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को भी पता है कि दिल्ली का सत्ता उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार का संबंध जो है चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छा है। शरद पवार का जो संबंध है वो नीतीश कुमार से भी बेहतर है। मतलब शरद पवार के बातों को ना नीतीश कुमार नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही चंद्रबाबू नायडू। और वर्तमान में भी शरद पवार से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात होती है। वर्तमान में जो जेपीसी के पास वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक गया था उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन बीजेपी जानता है कि ये परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए बीजेपी ने तय कर लिया कि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले बीजेपी अपना 280 का वो टारगेट जो कि हमने इन टॉक पर चर्चा भी की था, उस टारगेट को बीजेपी पूरा करना चाहता है। यानी 280 सीटें बीजेपी पूर्ण करना चाहता है और बीजेपी उसी दिशा की तरफ कार्य कर रहा है। लेकिन इस समय बिहार के सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अशोक चौधरी का मुलाकात होता है मुकेश सहनी से, ये मुलाकात तो इससे बताया जाता है कि सामान्य मुलाकात था, इस मुलाकात का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, लेकिन जब नेता मिलते हैं तो उसमें राजनीतिक एजेंडा ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। और इस बात को शायद हर वो व्यक्ति जानता है, हर बिहारवासी जानता है, बिहार का हर वो नागरिक जानता है। सियासत में इस समय एक बड़ा तूफान तो आएगा और उस तूफान के बाद बिहार की राजनीति में क्या दिशा होती है, बिहार की सियासत में क्या परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति को देखिएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि देश की सियासत में भी बड़ा तूफान आ सकता है। तो क्या ये परिस्थिति हो सकती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने के बाद क्या देश में एक बार फिर से चुनाव होगा, या फिर ये परिस्थिति हो सकता है कि इंडिया गठबंधन अपना सरकार बना देता है। राहुल गांधी चाहते तो हैं सरकार बनाना, लेकिन ये शायद संभव ना हो क्योंकि बीजेपी अपना मिशन 280 को टारगेट पे रख दिया। जिस प्रकार से मैंने कहा कि ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू के ही 11 सांसद टूट जाएंगे। ललन सिंह तो पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी के तारीफ कर ही रहे हैं, जेडीयू के और भी अंदर खाने में कई सांसद हैं। और नीतीश कुमार के सामने इस समय सबसे बड़ी मुसीबत यही है, लालू यादव से वो बात तो कर रहे हैं लेकिन नीतीश को डर इस बात का है कि अगर नीतीश कुमार ने गलती से भी इस बार पलटा तो नीतीश कुमार का जेडीयू टूटना तय है। और ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार के पास अपना जेडीयू भी ना बचे, मतलब नीतीश कुमार के पास अपना पार्टी ना बचे, कुछ विधायक या सांसद बच जाए 1-2, इससे ज़्यादा नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचेगा। और नीतीश कुमार को इसी बात का डर है। नीतीश कुमार के आसपास इस समय जो लोग नीतीश कुमार के पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर पहुंच चुके हैं वो सब बीजेपी के ही करीबी माने जाते हैं। ललन सिंह से लेकर आप जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजय झा,
वो भी बीजेपी से ही निकले हुए नेता हैं। आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं इस समय जो बीजेपी की परिस्थिति है, इस समय जो परिस्थिति इस समय दिख रहा है, ये परिस्थिति तो स्पष्ट कह रहा है साथियों कि कुछ बड़ा खेल। स्पष्ट तौर पे कहे तो जेडीयू की इस समय जो परिस्थिति दिख रही है, इस समय जो बिहार के सियासत की परिस्थिति दिख रही है, ये एक बड़ा तूफान की तरफ तो इशारा कर रहा है। नीतीश कुमार कुछ बड़े कदम तो उठाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार उस कदम को उठाने के बाद क्या नीतीश कुमार उस स्थिति में भी रहेंगे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाए और इंडिया गठबंधन को कह दे कि देखिए राहुल जी आप पीएम बनिए, मुख्यमंत्री तो हम ही बनने रहेंगे, इसके बाद राहुल गांधी से विशेष राज्य का दर्जा भी ले ले। उस परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार रहेंगे? वर्तमान परिस्थिति में देखें तो नीतीश कुमार के 11 सांसद टूट सकते हैं, 28 से 30 विधायक टूट सकता है जेडीयू का अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। और नीतीश कुमार को इस बात का डर है और नीतीश इस डर से शायद ना पलट जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार कितने बार पलटे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं, एक बार भी किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ सके। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक जेडीयू को तोड़ना कठिन है। यही वो ललन सिंह है जिसके बारे में कहा जाता कि वो तेजस्वी के करीबी है और तेजस्वी के लिए वो 28 विधायक लेके चले जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नीतीश बीजेपी के साथ भी आए और ललन सिंह कुछ नहीं कर सके। आज के तारीख में भले ही ललन सिंह बीजेपी के करीबी है, भले ही नरेंद्र मोदी के करीबी है, लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ना आसान नहीं है और अमित शाह भी जानते हैं कि नीतीश के पार्टी को तोड़ना आसान नहीं है। भले ही वो ललन सिंह को एक सांसद को लेके चले जाएं, लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों पर ईडी का छापा पड़ रहा है और 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ईडी का छापा नहीं रुकने वाला है। 15 अगस्त को उस भाषण में जो नरेंद्र मोदी ने बातें कही, उस नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस प्रकार से सख्त तेवर दिखाया 15 अगस्त के भाषण में, उसके बाद की तस्वीर और आज की तस्वीर में एक मैसेज तो क्लियर है साथियों। ईडी का छापा अगर नीतीश के करीबी अधिकारी पर पड़ रहा है तो क्या भी दिल्ली में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो चुका है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अगर पलटने नहीं वाले थे, अगर नीतीश कुमार नहीं पलटते तो शायद ही बिहार में ईडी और सीबीआई इतना आता। अगर आता भी तो लालू परिवार तक ही सीमित रहता, लेकिन अब नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों को पकड़ रहा है। नीतीश कुमार के 7 से 8 करीबी आईएएस अधिकारी रडार पे है, तो ये इस बात को हल्के में मत लीजिए। बिहार के सियासत में एक बड़े तूफान तैयार बैठा है और नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के उस भाषण को सुन लीजिए। उस भाषण में नरेंद्र मोदी जब जिक्र करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कोई समझौता नहीं करेंगे, जरा सुनिए नरेंद्र। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी मोदी के इस भाषण से स्पष्ट संदेश नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि ईडी सीबीआई का कार्रवाई नहीं रुकने वाला है। कि बिहार में नीतीश कुमार के कई करीबी आईएएस अधिकारी रडार पे हैं ईडी के। आगे क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों पर जब एक्शन होगा ईडी सीबीआई का, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये डराने का कोशिश है कि नीतीश कुमार को ये डराया जा रहा है कि अगर आप पलटिएगा इस बार तो आपका भी हाल वही होगा जो अरविंद केजरीवाल का हो।
अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए और कोई IAS अधिकारी मान लीजिए मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाही दे देता है, तो फिर नीतीश कुमार के साथ क्या होगा? नीतीश कुमार के पार्टी को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता है जब तक नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार जेल चले जाते हैं, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ना कोई बड़ी बात बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के कई नेता, बीजेपी का एक खास लॉबी इस समय JDU में एक्टिव है और वो लॉबी कब टूट जाए कोई नहीं जानता है। और नीतीश कुमार को एक मैसेज दे दिया गया कि आपके अधिकारियों तक अभी हम ED को भेजे हैं, अगर आप इस बार पलटिएगा तो उन्हीं अधिकारियों से ये बुला लिया जाएगा, जैसे केजरीवाल के मामले में हुआ, उन्हीं में से किसी अधिकारी से बुला लिया जाएगा और ये बुला लिया जाएगा कि नीतीश कुमार इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है और उस बहाने से नीतीश कुमार को जेल पहुँचाया जा सकता है, ED गिरफ्तार कर सकता है। उस परिस्थिति के लिए नीतीश कुमार शायद तैयार नहीं। नीतीश ये जानते हैं कि अगर वो परिस्थिति पैदा हो गया जो केजरीवाल के साथ हुआ, जिस प्रकार से केजरीवाल गिरफ्तार हुए, आज तक नीतीश कुमार पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगा, आज तक नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं लगा है। कल्पना कर लीजिए कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और ईडी के रडार पर IAS अधिकारी है, इससे सीधे तौर पर नीतीश कुमार जेल ही नहीं जाते हैं, बस नीतीश कुमार के ये अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता, वो जो भ्रष्टाचार का दाग है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो छवि, जो ईमानदार मुख्यमंत्री होने का छवि नीतीश कुमार का है, उस छवि पर कहीं ना कहीं दाग लगेगा। विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक है, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि ये खतरा, ये स्थिति पैदा हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार सब कुछ देख कर ही पलटी मारेंगे और सही समय का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी थोड़ा कमज़ोर पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं, ये बातें नीतीश को पता है और नीतीश नरेंद्र मोदी के कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कमज़ोर होंगे उसके बाद नीतीश कुमार हो सकता है अपना खेल शुरू कर दे और नीतीश कुमार का जो खेल होगा उसमें दिल्ली की सत्ता का तो हिलना तय है। खैर साथियों, आगे क्या होता है बिहार के सियासत में वो तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना वो दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा फेसबुक पर वीडियो देखना है तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।